चलिए आज इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। तो कहानी शुरू होती है अप्रैल 1919 से। 6 अप्रैल आते आते पंजाब में माहौल पहले से ही काफी गरमाया हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद 13 अप्रैल को कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो जाएगा। तो हुआ ये कि 6 अप्रैल को पूरे पंजाब में हुई हड़ताल, मतलब एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। दुकानें बंद, कारोबार ठप। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल सरकार के आप कह सकते हैं हाथ पांव फूल गए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाली तबाही की पूरी जमीन तैयार कर दी। शहर का पूरा कंट्रोल अब सेना के हाथ में था। और इस मिलिट्री पावर का चेहरा कौन था? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उससे बस एक ही काम दिया गया था कि चाहे जो हो जाए पंजाब में ऑर्डर वापस लाओ। और बस इसी आदेश ने एक भयानक टकराव का पूरा स्टेज सेट कर दिया था। तो सवाल ये है कि डायर ने कमांड संभालते ही किया क्या? शांति लाने के बजाय उसने ऐसे सख्त कदम उठाए कि लोगों का गुस्सा वो तो और भड़क गया। मतलब मामला सुधरने की जगह और बिगड़ने वाला था। आते ही डायर ने 2 बड़े काम किए। पहला, किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या सभा सब पर बैन लगा दिया। मतलब अब लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, वो गैर कानूनी था। और दूसरा, उसने प्रांत के जो सबसे बड़े, सबसे असरदार नेता थे, उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उसके निशाने पर कौन थे? कांग्रेस के 2 बहुत बड़े नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों ही लोगों में बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंद किए जाते थे। तो जाहिर है जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैली और इसने लोगों के गुस्से की आग में जैसे घी डालने का काम किया। और फिर वो दिन आया, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। जानते हैं पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार होता है। हर तरफ जश्न का माहौल था, लोग इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये जश्न का दिन कुछ ही घंटों में मातम में बदलने वाला था। तो देखिए, बाग में हजारों की भीड़ थी। इसमें मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे भी थे। वो लोग बहुत शांति से अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और सबसे जरूरी बात, उनके पास कोई हथियार नहीं था, बिल्कुल निहत्थे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना किसी चेतावनी के, उसने अपने सिपाहियों को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये कहाँ से पता चली? तो इसका आधार ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। ये उस वक्त के ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें बताता है कि उस खौफनाक दिन असल में हुआ क्या था और उसके बाद क्या-क्या हुआ। गोलीबारी के बाद जो मंजर था, वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस जुल्म के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे थे और दूर तक जाने वाले थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि उसे और भी कस दिया। तो सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के हिसाब से 379 लोगों की जान गई। ये वो नंबर हैं जो वो मानने को तैयार थे। और घायलों का आंकड़ा 1200 से ज्यादा। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। और सोचिए, ये आंकड़े ही अपने आप में कितने डरावने हैं। लेकिन असली कहानी इन नंबरों से कई ज्यादा दर्दनाक थी। और यही तो सबसे खौफनाक बात है। जो गैर सरकारी सोर्सेस थे, जो चश्मदीद थे, उनके मुताबिक मरने वालों और घायलों की असली तादाद सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा थी। कई लोग तो ये मानते हैं कि असल में हजारों जानें गई थीं उस दिन। और इस कत्लेआम के फौरन बाद पूरे पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब कानून का राज खत्म और सेना का राज शुरू। जुल्म और सितम का एक नया और भी भयानक दौर शुरू हो चुका था। जलियांवाला बाग की खबर ने जैसे पूरे भारत की आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये देश के आत्मसम्मान पर, उसकी इज्जत पर हमला था। और इसके जवाब में देश की कुछ सबसे बड़ी आवाजें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठीं। और इस विरोध के 2 सबसे ताकतवर उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरी तरफ सर शंकरन नायर।
टैगोर ने गुस्से और दर्द में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सोचिए, ये अंग्रेजों का दिया हुआ सबसे बड़ा सम्मान था, उसे लौटा दिया। और सर शंकरन नायर, उन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। उस जमाने में किसी भी भारतीय के लिए ये सरकार का सबसे ऊंचा पद था। इन दोनों कदमों ने ब्रिटिश सरकार को एक साफ पैगाम दिया कि अब बहुत हो चुका, अब बस। और यहीं पर आकर ये सवाल खड़ा होता है कि जब कोई घटना इतने बड़े अन्याय को, इतने बड़े जुल्म को दुनिया के सामने लाती है, तो उसकी असली विरासत क्या होती है? देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, नहीं, ये वो मोड़ था जहां से भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया और कहीं ज्यादा मजबूत रास्ता पकड़ लिया। ये एक दर्द भरी याद है, एक ऐसी याद जो हमें बार बार बताती है कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है और इसे पाने के लिए कितनी बड़ी, कितनी अनगिनत कुर्बानियां दी गई हैं।